जो फील्ड वाइंडिंग होता है वो पैरेलल में होता है। जो फील्ड वाइंडिंग होता है वो शंट जनरेटर में ये पैरेलल में होता है। ये तुम्हारा जनरेटर का आर्मेचर वाइंडिंग हो गया, और ये यहां पर पंखा मोटर जो कह दो ये लोड हो गया। ठीक है। अगर लोड को हटा भी देंगे तब भी ये जनरेटर बिजली पैदा करेगा, क्योंकि इस साइड क्लोज परिपथ होगा, इस साइड क्या होगा, तब भी ये बिजली पैदा करेगा। लोड के घटने बढ़ने का इस पर असर पड़ेगा। लोड बढ़ाएंगे थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन असर पड़ेगा, लेकिन इसमें निग्लिजिबल असर पड़ेगा, नहीं के बराबर असर पड़ेगा, क्योंकि इसके पैरेलल में कंपाउंड है सीरीज फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग। इसको हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, शंट फील्ड वाइंडिंग। चूंकि ये शंट है इसलिए, चूंकि पैरेलल में है, अब फील्ड जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए शंट फील्ड। चूंकि वाइंडिंग है, लपेटा है, इसलिए इसको शंट फील्ड वाइंडिंग। ठीक है। अब ये शंट फील्ड वाइंडिंग है, ये पतला तार का होता है। कौन तार का होता है, पतला तार। कम लपेटा कि अधिक लपेटा, पतला तार है तो ऑब्वियसली अधिक लपेटा होगा। पतला तार और अधिक लपेटा का होता है। सही है। लोड के घटने बढ़ने पर इस पर असर पड़ेगा, लेकिन बहुत कम, निग्लिजिबल असर पड़ेगा, लगभग नहीं के बराबर पड़ेगा। और ये शंट फील्ड वाइंडिंग पतला तार अधिक लपेटा का होता है। ये एक्स्ट्रा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स छोड़ता है। अगर लोड हटा भी लेंगे तब भी ये बिजली उत्पन्न करेगा, क्योंकि इस साइड इसको क्लोज परिपथ मिलता रहे। बोलन रे, कहते हैं देखो इसमें फील्ड वाइंडिंग, यही ना फील्ड वाइंडिंग जो फील्ड जनरेट करता है, इसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समानांतर में संयोजित होता है। ये आर्मेचर इसके समानांतर में संयोजित होता है। सही कि गलत। इस जनित्र में लोड से संयोजित करके चालू। अब देखो जो पिछला था सीरीज फील्ड वाइंडिंग, जिसमें हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग करते थे, ये तो शंट फील्ड वाइंडिंग है। जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग हम लोग करते थे, इसमें लोड नहीं लगाएंगे तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, चलवे नहीं करेगा। बोलन रे, इसमें लोड नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा। ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है कि शंट फील्ड वाइंडिंग, ये सब नहीं बुझाता है। हम 15-20 लाख दिए थे तैयो ने बुझाया था, इसलिए बढ़िया समझो। 2 लाख रुपया ईयरली देते थे तैयो ये सब नहीं बुझाता था, पते नहीं चलता था सीरीज फील्ड वाइंडिंग शंट फील्ड वाइंडिंग क्या। अगर इसको लोड हटा देंगे ये चलेगा, काहे नहीं चलेगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। और इसमें लोड हटा भी देंगे, कहता है इस जनित्र में लोड से संयोजित करके चालू नहीं करना चाहिए। अब देखो दो बातें हैं। अगर तुम इसको लोड से संयोजित कर देता है, उत्तेजना शुरू में देनी है कि हमेशा देनी है। अरे कैपेसिटर का काम है धक्का शुरू में देना कि हमेशा देना। सर देखिए, अगर आप इसको लोड से कनेक्ट नहीं करते हैं तो जो करंट ये जनरेट करेगा टोटल इधरे चल जाएगा, इधर चल जाएगा तो ज्यादा करंट मिलेगा, तो ज्यादा ना उत्तेजना होगा रे। अगर मान लो इधर से 10 एम्पियर का करंट निकला तो इधर 5 एम्पियर गया, इधर 5 एम्पियर गया, और अगर हम इसको कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये करंट नहीं आएगा, तो 10 के 10 एम्पियर इधर से जाएगा, बोलवे नहीं करेगा। कहता है इस जनित्र को लोड से संयोजित करके चालू नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में किस अवस्था में,
जब लोड से संयोजित कर देंगे तब में प्रेरित विद्युत वाहक धारा जो ये उत्पन्न करता है उसको हम प्रेरित विद्युत वाहक धारा कहते हैं, का प्रवाह मुख्य रूप से लोड की ओर होने लगेगा और फील्ड वाइंडिंग अगर हम इससे कनेक्ट कर देंगे मेरे दोस्त तो इधर की ओर मुख्य रूप से होने लगेगा और फील्ड वाइंडिंग को नहीं मिल पाता है, इसको नहीं मिल पाता है, बहुत कम मिल पाता है। फलस्वरूप फील्ड वाइंडिंग पूरा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित नहीं कर पाता है और प्राप्त विभव बल का मान कम हो जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हम इसको लोड के साथ इस जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तो लगभग जो करंट होता है वो इधर की ओर चला जाता है, इधर की ओर बहुत निग्लिजिबल करंट आ पाता है। क्यों आ पाता है? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है, इधर कम आता है और इधर ज्यादा चला जाता है, इसलिए ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट नहीं कर पाता है, जिसके कारण ये फुल्ली एक्साइटेड नहीं हो पाता, जिसके कारण विद्युत वाहक बल कम पैदा करता है। क्योंकि इसको अगर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ज्यादा मिलेगा तब ना ज्यादा काटेगा, तब ना ज्यादा ईएमएफ जनरेट करेगा। आप मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इसको कम मिलेगा तो कम काटेगा तो कम ईएमएफ जनरेट करेगा। बोलन रे, तो लोड के साथ चलाना चाहिए कि लोड के बिना चलाना चाहिए? आप कहता है इस जनित्र का फील्ड वाइंडिंग बता, पतला तार की मोटा तार? ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये पतला तार का बनाया जाता है। अब पतला तार मतलब अधिक लपेटा कि कम लपेटा? अच्छा बताओ, यहां जो आर्मेचर धारा जनरेट कर रहा है IA, ये दो डायरेक्शन में जाएगा, ISH और IL। हम ये कह सकते हैं IA इज इक्वल टू ISH प्लस IL। बोलो, कहते संट जनित्र में आर्मेचर धारा IA इज इक्वल टू IL प्लस ISH। IL क्या है? लोड का करंट, इधर ना रे, लोड का करंट प्लस संट फील्ड वाइंडिंग का करंट, सही है ना? देखो, जो लड़का क्वेश्चन बनाता है सब क्वेश्चन तुमसे बनेगा। तुम्हारा जे किताब दिल करे मार्केट का खरीदो और उसका क्वेश्चन बनाओ, सबका क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है, सब क्वेश्चन बनेगा। कहता है इसका उपयोग कहाँ करते हैं? सेंट्रीफ्यूगल पंप में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगा यहाँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वेल्डिंग में कॉमा वेल्डिंग में, एक्साइटर लिफ्टिंग लोड में, लोड को उठाने के लिए, अस्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग आदि में इसका प्रयोग करते हैं। अब देखो, कहता है अगर इसका संट फील्ड वाइंडिंग का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए। आप कहेगा ये अवशिष्ट चुंबकत्व क्या है? मतलब इसको सर करंट जो मिल रहा था अब नहीं मिल रहा है, साफे नहीं मिल रहा है। अवशिष्ट चुंबकत्व मतलब इसको करंट मिल रहा है तब नहीं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स छोड़ रहा है, बोलन रे। अब वो मिलना इसको बंद हो जाए, किसको? संट फील्ड वाइंडिंग को अगर मिलना बंद हो जाए तो फिर से इसको चालू अगर करना है, हम लोग क्या करते हैं, अलग से वो डीसी सोर्स यानी डीसी बैटरी जोड़कर इसको एक्साइटेड करते हैं और तब ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स छोड़ता है, तब ईएमएफ जनरेट होता है। बोलन रे, कहते हैं यदि डीसी संट जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व, ये जो संट जनरेटर इसका जो अवशिष्ट चुंबकत्व हम पैदा कर रहे हैं, अलग से जो चुंबकत्व पैदा कर रहे हैं उसी को अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए संट फील्ड को कुछ मिनट के लिए किससे संयोजित कर देना चाहिए? किससे? बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। अब देखो, इसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं? जहां पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मतलब वोल्टेज कम रहा है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको कंपनसेट करने। कंपनसेशन जानते हो क्या होता है? कंपनसेशन
जैसे तुमको मिलता है दिव्यांग को कंपनसेशन मिलता है, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए जो पैसा मिलता है उसको कंपनसेशन कहते हैं। यस, कहते हैं संट जनित्र को वोल्टेज ड्रॉप कंपनसेशन हेतु, कंपनसेशन मतलब वोल्टेज का ड्रॉप जहां हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहते हैं कंपाउंड जनित्र। देखो कंपाउंड जनित्र में क्या होगा, ये लोड तो होबे करेगा, अब सीरीज और संट को मिला के कंपाउंड बनता है। कंपाउंड का मतलब यौगिक होता है। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कंपाउंड का मतलब सीरीज और संट दोनों को मिला के कंपाउंड बनता है। सीरीज और संट दोनों को मिला के क्या बनता है, कंपाउंड। कहता है जब डीसी जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में, फील्ड वाइंडिंग को दो भाग में, एक सीरीज और दूसरा संट, एक सीरीज और दूसरा, दो भागों में आर्मेचर के श्रेणी क्रम में और दो भाग में विभक्त कर एक भाग को आर्मेचर के श्रेणी में, देखो एक भाग को आर्मेचर के श्रेणी में रखा है, बोलवे नहीं करे, श्रेणी क्रम में, और दूसरे को उसके समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसे कंपाउंड जनित्र कहते हैं। अब इसमें भी दो बातें होती है, एक होता है क्यूमुलेटिव, एक होता है डिफरेंशियल। आप कहिएगा क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल क्या होता है। अब तुम सोचो, आज से 2 साल पहले हम पढ़ाए हैं, 2 साल से भी ज्यादा हो गया, लगभग 2.5 साल हो गया, 3 साल हो गया, 2018-19 में हम पढ़ाए थे, 2-2.5 साल हो गया और फिर हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमको याद है क्यूमुलेटिव क्या था, डिफरेंशियल क्या था। डिफरेंशियल में फ्लक्स एक दूसरे को काटता था, क्यूमुलेटिव में एक दूसरे का सपोर्ट करता था। अगर इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स एक दूसरे का सपोर्ट करेगा तो ये क्यूमुलेटिव हो जाएगा, अगर कहीं पर भी काट देगा तो उसको हम डिफरेंस का मतलब ये होता है विरोध। डिफरेंस का मतलब नहीं कहते हैं मेरे भाई से मेरा विरोध, डिफरेंस चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है मतलब क्या चल रहा है, विरोध चल रहा है। तो देखो कहता एक बात बताओ, ये जो सीरीज आई हो हम उसी टाइम ध्यान में रखे थे कि सीरीज और संट में किसमें मोटा तार कम लपेटा, किसमें पतला तार अधिक लपेटा। तो सीरीज में मोटा तार कम लपेटा और संट में पतला तार अधिक लपेटा, क्योंकि संट का स्पेलिंग छोटा है और सीरीज का स्पेलिंग बड़ा है। लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग में हम तुमको बताए थे, वेव वाइंडिंग भी है तो वोल्टेज को बढ़ाएगा, करंट को घटाएगा। तो लैप वाइंडिंग जो होगा वो वोल्टेज को घटाएगा, करंट को बढ़ाएगा। अब फिर हम बोले थे तुमको कि समानांतर पथों की संख्या लैप वाइंडिंग में पोल की संख्या के बराबर वेव वाइंडिंग में 2 होती है, याद है। ये सब चला सेटिंग अगर हो गया तो समझ में आएगा और क्वेश्चन भी बन जाएगा। कहता है इसमें आर्मेचर के श्रेणी में एक लगा होता है सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर के पैरेलल में एक लगा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, शंट फील्ड वाइंडिंग। बोला ना रे। अब कहता है इसका आउटपुट विभव बल फुल लोड, देखो इसमें अब मामला क्या है, इसमें जैसे अगर सीरीज फील्ड था अकेले यहां से उधर तो लोड के घटने बढ़ने पर इस पर असर पड़ता था, बोलन रे। अगर शंट फील्ड था तब भी थोड़ा बहुत ही सही लेकिन असर पड़ता था। लेकिन अगर सीरीज और शंट दोनों रहेगा ना तो लोड के घटने बढ़ने का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दो गो आदमी है जो फील्ड जनरेट करके इसको दे रहा है, बोलन रे। अरे 100% रहेगा तो चावल खरीदने जाएंगे तो बजट पर असर पड़ेगा, 1 लाख रहेगा तो माँ कसम चावल खरीदने जाएंगे तो की असर पड़ेगा, कोई असर पड़ेगा। असर तब पड़ेगा जब कितना रहेगा, 100 रुपये। हम लोग जब करेला खरीदने जाते थे और या भिंडी खरीदने, कुछो खरीदने जाते थे तो जब जाते थे तो लगता था 40 में दे रहा है यार, ये 30 में होता तो 5% बच जाता। रोड पर खड़ा हो जाते थे और उधर से कोई मोटरसाइकिल आ रहा है तो देख रहे हैं कि आ रहा है तो हाथ देते थे, नहीं रोकता था चल जाता था, कहते तो कोई बात नहीं। उधर से फिर आ रहा है टेम्पू, 10% लेता था तो टेम्पू आता था झूठे मुतने लगते थे कि रोक न दे। अब फिर जैसे टेम्पू गया कि अपना अंदर डाले, फिर कहते थे। उस टाइम चूंकि 10 रुपए की वैल्यू थी, ऐसा तुम लोग कभी किया है? हम लोग पैसा बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते थे। ट्रक आते रहता था ना तो ब्रेकर के पास खड़े रहते थे,
जब लंबा दूर जाना होता था, अब पीछे में खाली रहता था जो ट्रक के, वो ट्रक में जैसे ब्रेकर पे स्लो किया गया, पटाख से चढ़ ली। आज जैसे शहर में ट्रैफिक पे लगाया, पटाख से उतर गए। ओकरा कहनो नहीं कि हम चढ़ रहे हैं, ओकरा कहनो नहीं कि हम उतर रहे हैं। ये सब काम किया है। डेवलप तुम्हारा ब्रेन तब होगा जब तुम गलत करेगा, चोरी करो। मजाक लग रहा है? तो तुम लोग मेरे रास्ते पे कभी नहीं चल पाए, नेवर। तुम लोग मेरे रास्ते पर, मेरा बस चले तो हम रास्ता ही बदल दें तुम लोग का। एकदम खाली उल्टा पुल्टा काम करो, देखो तुम्हारा ब्रेन कितना शार्प होता है। लेकिन तुम लोग ये सब काम करेगा नहीं, टेम्पू पे 10 टका देके बैठेगा, मामला वहीं रहेगा टेम्पू पे। दिमाग लगाओ हमेशा उल्टा, और उल्टा दिमाग लगाओ। तुम ही समझो, जो बच्चा सबसे ज्यादा बदमाश है वही बच्चा लाइफ में कुछ बवंडर कर पाएगा, और नहीं तो भीड़ का हिस्सा बन के मर जाए। तुम चोरी करो बचपन में, देखो तुम्हारा पढ़ने से ज्यादा ब्रेन तेज हो। तुम लोग की करता है, मगर स्कूल में जाके पढ़ने लगता है। पढ़ने का टाइम अब है। हंसता है पूरा। ये जानकर चला बहुत आश्चर्य लगेगा कि हम जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गए, कभी नहीं, स्कूल जेबे नहीं करते थे। थोड़ा मेरा कहानी सुनेगा तो क्लास खत्म हो जाएगा। कभी जिंदगी में, मेरे हाथ में मार्कर है, मेरे याद में कभी नहीं है कि हम पूरा दिन स्कूल कर लिए होंगे। एक आध 2 दिन हम मुश्किल से गए और 2-3 घंटे किए। हाँ, कभी नहीं गया। अरे स्कूल नहीं गए, कॉलेज भी +2 तक कभी नहीं, कभी नहीं। हम बीटेक में गए तो 1 दिन नहीं छोड़े। लेकिन करते क्या थे स्कूल के टाइम में? तुम लोग तो कुछ कर लेता होगा, हम कसम डेली सिनेमा देखते थे। हमको याद है शेरा मूवी हम 33 बार देखे। मिथुन चक्रवर्ती का शेरा 33 बार देखे, मां कसम। उसका लगभग हमको लगता है 20 से 22 बार देखे। हेलो डॉक्टर एक आया था, वो भी हमको लगता है 40-42 बार देखे। मतलब जितना दिन रहा उतना दिन देखे। ऐसा कोई, हाँ सिनेमा हॉल में डेली चोरी करना है घर में, आ जाके डेली सिनेमा देखना। दिमाग ओकरे से बनता है, दिमाग पढ़ने से बनता है। बेवकूफ है तुम लोग दूसर दुनिया में जी रहा है। हमेशा ही समझो गलत काम करने से ही तुम्हारा दिमाग तेज। बचपन में अगर तुम्हारा धिया पुता कहे ना मार दे, मार मादर इंडिया, ओकरा कहेगा कि नहीं, बोलो ओ अरे ये सब सीखने में टाइम थोड़े लगता है। अगर दिमाग तुम्हारा तेज है तो इन सब चीजों को सीखने में टाइम नहीं लगता है। हमको ऐसा जिंदगी में फील होता है कि हम पढ़ के आज यहां नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ उल्टा काम करके यहां आए। प्यारे बच्चों, तुम लोग भी उल्टा काम करो, समझा? हंसो जाएगा बोरा में। हमार बात मानेगा, चोरी करो, रात में निकलो, समझा? गैंग बना के निकलो। पढ़ने का उम्र शुरू होता है चला 20-21 साल के बाद। खास करके समझो 10th में जब तुम एंटर किया ना, तब से थोड़ा थोड़ा सीरियस हो जाओ। कहता है देखो, इसका जो आउटपुट विभाबल है, आउटपुट ईएमएफ है, वो फुल लोड और नो लोड दोनों में स्थिर रहेगा। तुम लोड पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स देने वालों की संख्या क्या है? ज्यादा। ये लोड पर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं। आप देखो, कहते हैं इसके आर्मेचर की सीरीज फील्ड वाइंडिंग देख लो। सीरीज फील्ड वाइंडिंग ये है, सीरीज बड़का स्पेलिंग की छोटका स्पेलिंग? सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार और कम लपेटे की, तथा शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तार और अधिक लपेटे की होती है। अब देखो ये कितने प्रकार का, कौन कौन? डिफरेंशियल और क्यूमुलेटिव। डिफरेंशियल में ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे का विरोध करेगा। अब विरोध करेगा तो बताओ उत्पन्न विभव बल का मान घटेगा कि बढ़े? घटेगा।
जब भी विरोध होगा मतलब निगेटिव होगा, और सपोर्ट होगा मतलब पॉजिटिव होगा। कहते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। इस प्रकार के जनित्र में शंट फील्ड वाइंडिंग तथा सीरीज द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत कार्य करेगा आकि सेम काम करेगा। डिफरेंशियल तब ना होगा रे जब विरोध करेगा। कहता है इनका उपयोग आर्क वेल्डिंग में, देखो अगर तुम नहीं जानते हो तो जानो, वेल्डिंग में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। स्टेप डाउन मतलब जो वोल्टेज को घटा दे और करंट को बढ़ा दे। आप बोलोगे ऐसा क्यों? वेल्डिंग जो होता है, आर्क वेल्डिंग इस नियम पर काम करता है, H बराबर I स्क्वायर RT। करंट का मान जितना ज्यादा बढ़ा देंगे हीट का मान उतना ज्यादा बढ़ेगा। करंट का मान जितना ज्यादा बढ़ाएंगे हीट का मान उतना ही क्या होगा? ज्यादा बढ़ेगा। करंट का मान जितना ज्यादा बढ़ाएंगे हीट का मान उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो कहते हैं इसमें लोड करंट बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज तीव्रता से क्या होगा? घटेगा। देखो दो बातें हैं। अगर लोड का करंट बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो इसका मतलब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज जो इसका होगा वो तेजी से घटेगा। लेकिन लोड के हटा देने या नहीं रहने पर इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों इसको स्टेबल बना के रखेगा। ये चीज तुम हमेशा के लिए ध्यान रखो कि चाहे वो सीरीज हो, चाहे वो शंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, जब टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाओगे ना उसका सीधा असर इस पर पड़े, चाहे वो कोई हो। एक जगह नहीं पड़ता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कहाँ नहीं पड़ता है? वो मोटर के केस में होता है। जब 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है ना, उसमें वोल्टेज घट बढ़ का मोटर पर कोई असर नहीं पड़ता, उसके चाल पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए तुम देखना कि जितना भी आटा चक्की का मिल है वो 3 फेज मोटर पर काम करता है कि सिंगल फेज रहता है। और 3 फेज इसलिए रहता है कि उसका स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और नहीं रहेगा चला कांस्टेंट तो कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी मोटका दाना निकलेगा और कभी पतरका निकलेगा, मामला गड़बड़ नहीं हो जाएगा। इसलिए वो सिंगल फेज नहीं होता, उस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। विद्युत वेल्डिंग मशीन में विभेदन संयुक्त यानी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, जितना भी वेल्डिंग है ना चला, उस सब में हम लोग डिफरेंशियल का इसलिए यूज करते हैं कि डिफरेंशियल में वोल्टेज घटता है और करंट का मान बढ़ता है। और जब करंट का मान बढ़ेगा तो H बराबर होता है I स्क्वायर RT। जब करंट का मान बढ़ेगा तो हीट का मान क्या होगा? बढ़ेगा। बोलन रे। अब क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव में दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करेगा कि विरोध करेगा? सपोर्ट करेगा तो बढ़ेगा कि घटेगा? सब कुछ बढ़ जाएगा। कहते हैं इस प्रकार के जनित्र शंट फील्ड तथा सीरीज फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स से एक दूसरे की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। इनका उपयोग स्ट्रीट लाइट, रेलवे, लेद मशीन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इत्यादि में किया जाता है। दूर के भार की आपूर्ति के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। दूर तक लोड को पहुंचाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। अब बताओ इसमें जो होगा क्यूमुलेटिव में, डिफरेंशियल में दोनों एक दूसरे का विरोध करेगा, क्यूमुलेटिव में दोनों का डायरेक्शन सेम है ना होगा रे? क्यूमुलेटिव में दोनों का डायरेक्शन सेम कि अलग अलग? कहता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर में श्रेणी क्षेत्र और शंट क्षेत्र, श्रेणी क्षेत्र और शंट क्षेत्र दोनों एक समान दिशा में जुड़े होते कि विरोध करते हैं? एक समान दिशा में जुड़े होते हैं। अब डीसी जनित्र की छतियां हैं, अगर आप शुरू से क्लास कर रहे होंगे तो हम बोले थे किसी भी मशीन में 3 छती होता है। ताम्र छती, लोह छती, ताम्र छती, लोह छती और यांत्रिक छती। ये नया छती है। ये छती सिर्फ वहां होता है जहां मूवेबल होता है। जैसे ट्रांसफार्मर में छती नहीं होता है, काहे? उसका एक भी पार्ट मूव करता है क्या? उसके सारे पार्ट स्टैटिक होते हैं। प्यारे मित्र, जिनको दिक्कत हो रहा हो, लगे कि हमको समझने में थोड़ी सी भी समस्या है, उनके लिए हम बार बार बोलते हैं आप एक बार पढ़िए, फिर हम आपको बैच में कभी नहीं रोकेंगे, फिर से चलते रहेगा और आप आराम से पढ़ते रहिए, आपको कभी नहीं रोका जाएगा। इवन आगे के लिए भी आप, अगर आपका पैसा फुल पेड है
तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जब भी कभी भी आगे एग्जाम भी आएगा ना, तो उसमें भी हम आपकी सहायता कर देंगे। और इसी कार्ड पे अगर उस टाइम लगे कि हमको फलना चैप्टर का रिवीजन करना है, हम वो भी आपका करवा देंगे। ना बुझा होगा? अगर तुम एक बार हमारे यहाँ फी दे दिए हो तो चीला धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन समझ में आएगा। अगर तुमको लगे ना कि हमको ये चैप्टर में दिक्कत रह गया, तो ऐसा नहीं कि ड्राइवर का वैकेंसी है, मान लो ड्राइवर का भी वैकेंसी आ जाएगा तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, तब फिर थोड़ा हम कहाँ मिलेंगे? मगर हम लंबी लंबी लाइनें होंगी। लेकिन फिर भी तुम पुराना कार्ड लेके आओगे और हमसे मिलोगे, तो जिस चैप्टर में तुमको दिक्कत रहेगा, पूरा में दिक्कत रहेगा तो पूरा अलाउ कर देंगे, या जिस चैप्टर में दिक्कत रहेगा वो चैप्टर अलाउ कर देंगे, पढ़ लेना, कोई फीस नहीं लगे। लेकिन पढ़ने की कोशिश करो, डरोगे तो फिर मामला हो जाएगा। पढ़ने की कोशिश तो तुम्ही को न करना होगा। ये चूंकि सब चीज चला, तुम पढ़वे नहीं किए हो, साफे एकदम डिग्री वहां से उठा के यहां पटक दिए हो, तो धीरे धीरे समझ में आएगा। इसी को हम 2 बार और पढ़ाएंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तुमको याद करो, तुमको हम एक चीज पढ़ाए थे, याद कर जहिया कुंवर रहिला से पहले, याद है? ट्रांसफार्मर याद है? इसमें ये क्रोड है कि क्वाइल है? और ये बाहर मेरे दोस्त, क्रोड में जो क्षति होता है वो कौन क्षति होता है? क्रोड में जो क्षति होता है लो क्षति, और क्वाइल में जो क्षति होता है सही कि गलत? क्रोड में जो क्षति होता है वो कौन क्षति? लोह क्षति। और क्वाइल में जो क्षति होता है वो कौन क्षति? सही है। तो भैया, और यांत्रिक क्षति होता है घूमने से, जैसे वायरिंग टूट जाएगा मोटर के, जनरेटर के, बियरिंग समझता है ना, बियरिंग टूट जाएगा, बेल्ट टूट जाएगा, फलना टूट जाएगा, चिलना टूट जाएगा, तो सब क्या है? यांत्रिक क्षति है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एक ताम्र क्षति और मेनली लोह क्षति। पहले ही दोनों को पढ़ते हैं और अलग से पढ़ लेंगे हम लोग क्या? यांत्रिक क्षति। बताओ। डायरेक्ट लोड पर कौन डिपेंड करेगा? करंट पर डायरेक्ट कौन डिपेंड करेगा? ताम्र की लोह। लोह क्षति लोड पर डिपेंड करेगा। इसको हम स्थैतिक क्षति कह सकते हैं। स्थिर रहेगा कि बदलते रहेगा? लेकिन ये स्थैतिक है क्या? ये लोड पर डिपेंड करेगा, क्योंकि क्वाइल में डायरेक्ट करंट हम देते हैं, बोलवे नहीं करेगा। लोह क्षति 2 प्रकार का होता था, याद करो। एक वो होता था हिस्टेरेसिस क्षति और एक होता था ईडी धारा क्षति। बोलो, याद कर जहिया कुंवर रहिला। ताम्र क्षति, ताम्र क्षति चला कहाँ होगा? क्वाइल में कि क्रोड में? क्वाइल न होता है तांबा का। कहता है यह विद्युतिक शक्ति की वह क्षति है जो आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग में, जहां जहां तांबे की वाइंडिंग होगी वो हर जगह जो क्षति होगा वो कौन क्षति होगा? तथा प्रतिरोध एवं ब्रशेज के संपर्क प्रतिरोध के कारण पैदा होता है। फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध, जो वाइंडिंग उसमें लगा है उसका विरोध, एवं ब्रशेज के संपर्क। ब्रश भी होता है कॉपर का। जब उच्च लोड का होता है तब कार्बन और कॉपर का होता है, कम लोड का होगा तो खाली कार्बन का होगा। अतः ताम्र हानियों को कम करने के लिए भिन्नात्मक पिच कुंडली प्रयोग की जाती है। भिन्नात्मक पिच कुंडली क्या है? अलग अलग पिच की कुंडलियां, मतलब एक मोटा और एक पतला, अलग अलग दूरी पर दो क्वाइल्स के बीच में। देखो, अगर ये ऐसा है और ऐसा है, दोनों इसी पर है, तो इसका पिच 0 हो गया। एक यहाँ है एक यहाँ है, तो ये जो बीच की दूरी है ये पिच होगी। देखो बात बताओ, अगर दूरी पर देंगे तो गर्म भी होगा तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बोलवे नहीं करेगा। अगर दूरी पर देंगे तो ये तार गर्म हो जाए ये तार गर्म हो जाए, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन अगर दोनों सटा देंगे तब भैया एक तार गर्म होगा, दूसरे तार पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इसलिए भिन्न भिन्न रखेंगे, अलग अलग कॉइल को रखेंगे, बहुत ज्यादा कॉइल को एक दूसरे पर सटा सटा कर नहीं लपेटेंगे। तो कहते हैं भिन्नात्मक पिच कुंडली का प्रयोग क्या था। इसलिए देखो फायदा क्या है, अगर तुम्हारा बड़ा जनरेटर है, बड़ा डायनेमो है, पंखा तुम देखना पुराने जमाने का जितना पंखा था उसका जो वो था बीच वाला, वो बड़ा था कि छोटा था, तो वो देखो अभी तक जल रहा है। हम लोग कहते हैं बाप रे तमर ददे खरीदा था, आज तक दुकान वाला के यहाँ नहीं गया, बोले हैं कि नहीं। लेकिन कभी ओकरा उठा के देखना उतना भारी लगेगा, काहे? क्योंकि उसमें ओरिजिनल कॉपर है। इसको उठाओगे हल्का लगेगा क्योंकि इसमें कॉपर के साथ साथ एल्युमिनियमो है। एल्युमिनियम जो है चालकता की अगर बात करोगे तो चालकता किसकी ज्यादा होती है, कॉपर की कि एल्युमिनियम की? अब भार किसका ज्यादा होता है? अरे भार भी ज्यादा किसका होता है, कॉपर का। और एल्युमिनियम का भार क्या होता है, कम। तो देखो अभी जो चालकता इसका कम है, तो कम है तो इसका मतलब प्रतिरोध ज्यादा होगा। अब प्रतिरोध ज्यादा होगा तो विरोध ज्यादा होगा, विरोध ज्यादा होगा तो गर्माएगा ज्यादा। तो जे पंखा या मोटर या जनरेटर में इसको एल्युमिनियम सस्ता भी है। एल्युमिनियम सस्ता कि कॉपर सस्ता? एल्युमिनियम का जो ग्लास तुम लोगे मेरे दोस्त 50 टका में, वही कॉपर का ग्लास लोगे तो 150 टका में मिले। बोल न हो भाई। कहते हैं एल्युमिनियम का अगर तार लपेट के दे देगा तो दे देगा भैया, तो इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, गरमाएगा ज्यादा। कॉपर का देगा इसका प्रतिरोध कम होगा, गरमाएगा कम। प्रतिरोध कम होगा तो गरमाएगा कम, क्योंकि विरोध कम करेगा विद्युत धारा का। लेकिन ये महंगा है, तो तुम खोजोगे चाइनीज माल, तो चाइनीज माल खोजोगे तो कॉपर का देगा तुमको कॉइल, कि एल्युमिनियम का? एल्युमिनियम का देगा, वो गरमाएगा जल्दी। इसीलिए वो ले जाने के बाद कहेगा चले तो शाम तक, ना चले तो चांद तक, और ना चले तो शाम तक। ये ना मामला है। तो कहते हैं इसमें भिन्नात्मक पिच कुंडली का प्रयोग करते हैं। लोह क्षति, अब बताओ लोह क्षति कहाँ होता है, क्रोड में कि क्वाइल में? क्रोड में ना। कहता है आर्मेचर तथा फील्ड क्रोडों में होने वाली वैद्युतिक शक्ति की क्षति को लोह क्षति कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एगो भंवर धारा क्षति और एगो ईडी धारा क्षति। हाँ, भंवर धारा क्षति और हिस्टैरिसीस क्षति। अरे लोह क्षति कितने प्रकार का? एक होता है भंवर धारा क्षति, भंवर धारा क्षति जिसको आप ईडी करंट लॉस कहते हैं। और दूसरा होता है लोह क्षति। नहीं, लोह क्षति नहीं, हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस क्षति। ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट लॉन्च हो चुका है। हिस्टैरिसीस क्षति कहता है लोह आदि चुंबकीय पदार्थ के हिस्ट्री के कारण, यानी बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने के कारण, बोलो न रे, बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने से विद्युतिक शक्ति की जो क्षति होती है उसे हम कौन क्षति कहते हैं? ये फॉर्मूला याद है, पीछे ट्रांसफार्मर में पढ़ाए हैं रे। बताओ तो ये तापमान पर निर्भर करता है हिस्टैरिसीस क्षति? कहीं है रे इसमें तापमान? आवृत्ति पर निर्भर करता है, आवृत्ति बढ़ेगा तो बढ़ेगा, आवृत्ति घटेगा तो यह हिस्टैरिसीस नियतांक, ई बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ई घटेगा तो क्या होगा, घटेगा। आप कहता है ईडी करंट लॉस। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान प्रत्येक चालक में विभव बल पैदा हो जाता है। इसके अनुरूप आर्मेचर कोर में भी विभव बल पैदा होता है। इस विभव बल के कारण कोर में प्रवाहित विद्युत धारा आवश्यक रूप से वैद्युतिक शक्ति की खपत करता है, जिसे हम ईडी धारा क्षति कहते हैं। एक बात बताओ, आपको ये पता है कि ये आपका हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। अब बताओ ये जो आर्मेचर रहता है जकरा पे तुम कॉइल लपेटते हो, ये आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर को ही हम क्रोड कहते हैं। ये जो घूमता है तो खाली कॉइल घूमता है कि आर्मेचर भी घूमता है? आर्मेचर स्टील का होता है, सिलिकॉन स्टील का, तो उसको भी तो चालके है।
नहीं है। अगर वो चालक है तो घूम रहा है तो उसमें भी तो ईएमएफ जनरेट हो रहा होगा, क्योंकि भैया फैराडे का लॉ कहता है कि अगर कोई चालक फ्लक्स को काटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। ये थोड़े कहता है खाली कॉपरे का काटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, इसमें भी ईएमएफ जनरेट होगा। अगर इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, अगर इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, मतलब करंट का प्रवाह होगा। और करंट का प्रवाह होगा तो है लोहा, तो लोहा तो विद्युत का विरोध करेगा कि सपोर्ट करेगा? अरे कॉपर सपोर्ट करता है, अल्युमिनियम भी सपोर्ट करता है, लोहा तो साफे ना विरोध करेगा रे। और जब वो विरोध करेगा तो गर्म होगा, गर्म होगा तो भैया वही गर्म ही जो होता है वही तो ईडी धारा क्षति है। अच्छा एक बात बताओ, इक्वाइल जिसमें लपेटा होता है उसको आर्मेचर कहते हैं, इक्वाइल को आर्मेचर क्वाइल कहते हैं। बोलवे नहीं करेंगे। आर्मेचर क्वाइल किस धातु का बना होता है? आई जो आर्मेचर होता है वो किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का। किसका बना होता है? तो भैया ई चालक तार है, घूमेगा तो इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, तुम करंट ले जाओगे, बल्ब जलाओगे। ई भी तो चालक है, इसमें भी तो करंट जनरेट होगा। बोलवे नहीं करेगा। और जो इसमें करंट जनरेट होगा तो करंट जनरेट होगा तो उसका विरोध भी तो होगा। और चूंकि ये स्टील है तो ज्यादा विरोध होगा, और ज्यादा विरोध होगा तो गर्म होगा, और गर्म होगा तो हमारा लॉस है कि प्रॉफिट है? उसी को हम कौन धारा क्षति कहते हैं? क्रोड इसी को न कहेंगे क्योंकि इस पे कॉइल लपेटा हुआ है। बोले वे नहीं करेंगे। उसका फॉर्मूला है WE=BM²F²T²। अब देखो ये भी आवृत्ति पर निर्भर करता है, तापमान पर कहीं निर्भर कर रहा है रे। आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड, आप बताओ, हम हरदम बताए हैं कि अगर कोर को लेमिनेट कर दीजिएगा तो ईडी धारा क्षति का मान क्या हो जाएगा? कम। आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने के लिए ईडी धारा क्षति का मान क्या होता है? कम होता है। अब भंवर धारा हानि यहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। फिर से एक बार हम क्षति पढ़ा देंगे, लेकिन तुम एक बार क्षति को पढ़ के आना। फिर से हम डिफरेंशियल, कंपाउंड, शंट सब एक बार रिवाइज कर देंगे, लेकिन एक बार तुम देख के आना। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।